नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करेंगे जिसने हमारी संस्कृति की जड़ें जमाई, वैदिक सभ्यता। हमारे पास एक किताब है, वैदिक सभ्यता, उद्भव, विकास और संस्कृति। उसके कुछ ज़रूरी हिस्से हैं, तो इनके ज़रिए हम कोशिश करेंगे इस प्राचीन काल को समझने की कि भाई वो समाज कैसा था, लोग कैसे थे, क्या मानते थे, और हाँ, सबसे ज़रूरी, वक्त के साथ क्या बदला और क्यों बदला। तो चलिए सीधे चलते हैं लगभग 1500 ईसा पूर्व के भारत में। शुरुआत कहाँ से करें? ये वैदिक काल आखिर है क्या और कब शुरू हुआ ये? हाँ, तो देखिए, वैदिक काल का जो आरंभ है वो आमतौर पर 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो रहा था उसके बाद। और इसकी जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और फिर इनसे जुड़े जो ग्रंथ हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। हाँ, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, वो भी मदद करते हैं। समझने के लिए इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल, या जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, जो मोटे तौर पे समझ लीजिए 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। और दूसरा फिर आता है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला। अच्छा, और ये लोग कौन थे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं? अक्सर ये आर्यों के बाहर से आने की बात होती है। स्रोत क्या कहता है इस पर? हाँ, ये देखिए, ये हमेशा से एक जटिल और थोड़ा बहस वाला मुद्दा रहा है। स्रोत में जैसे मैक्स मूलर जैसे विद्वानों का जिक्र है, जो मानते हैं कि शायद मध्य एशिया से आए थे। हालांकि कुछ और भी थ्योरीज हैं, यूरोप की या आर्कटिक की भी। पर मुख्य बात यह कि ये लोग उत्तर पश्चिम से आए, हिंदू कुश पार करके, और पहले बसे सप्त सिंधु क्षेत्र में, मतलब आज का पंजाब और आसपास का इलाका। और उनका आना अहम था क्योंकि उन्होंने यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी, भाषा थी, संस्कृत, धर्म, शासन, इन सब पर गहरा असर डाला। एक बड़ा फर्क ये था कि सिंधु सभ्यता शहरी थी, है ना, जबकि ये शुरुआती वैदिक समाज ज्यादातर ग्रामीण था, कबीलाई टाइप का। तो पहले चरण पर आते हैं ऋग्वैदिक काल, जो आपने बताया 1500 से 1000 ईसी पूर्व। उस समय का जीवन कैसा था? कहाँ रहते थे ये लोग ठीक? हाँ, तो जैसा मैंने कहा, वो लोग ज्यादातर सप्त सिंधु क्षेत्र में ही केंद्रित थे। मतलब सिंधु नदी, सरस्वती और पंजाब की जो 5 नदियां हैं, वितस्ता यानी झेलम, अस्किनी यानी चिनाब, परुष्णी यानी रावी, विपाशा यानी व्यास और शतुद्री यानी सतलज। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को तो बहुत ही पवित्र माना गया है, उसका बहुत जिक्र है। सिंधु का भी खूब जिक्र है, लेकिन गंगा यमुना का नाम शायद ही कहीं आया है। तो इससे उनके शुरुआती भूगोल का अंदाजा लगता है। हाँ, ये दिलचस्प है। और वो जो मशहूर दशराज्ञ युद्ध है, 10 राजाओं का युद्ध, वो भी इसी इलाके में रावी नदी के किनारे ही हुआ था। और समाज कैसा था? मतलब ये जो वर्ण व्यवस्था है, क्या वो शुरू से ही वैसी थी जैसी हम बाद में देखते हैं, एकदम कठोर? जन जिसे कहते हैं, और खून के रिश्ते। परिवार पितृसत्तात्मक था, मतलब पिता या पुरुष मुखिया होता था, जिसे कुल्प कहते थे। 4 वर्णों का जिक्र तो है ऋग्वेद में, ब्राह्मण, क्षत्रिय या राजन्य, वैश्य और शूद्र। खासकर वो जो 10वां मंडल है उसका पुरुष सूक्त, उसमें विराट पुरुष से उत्पत्ति बताई गई है। लेकिन इस काल में ये व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, लचीली थी, मतलब जन पर आधारित नहीं थी। कोई व्यक्ति अपना काम बदलकर अपना वर्ण बदल सकता था। वो जो कठोरता है ना, वो बाद में आई। अच्छा, ये तो काफी अलग बात है जो आमतौर पर पता नहीं होती। और महिलाओं की स्थिति, अक्सर पुराने समाजों में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, यहाँ क्या था? हाँ, यहीं पर एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात है। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति असल में काफी अच्छी थी। खासकर अगर हम बाद के समय से तुलना करें तो उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार था, वो यज्ञों में पति के साथ भाग ले सकती थीं, और तो और सभा समिति जैसी जो राजनीतिक संस्थाएं थी, उनमें भी उनकी भागीदारी का जिक्र मिलता है। सच में? हाँ, और उन्हें अपना जीवन साथी चुनने की आजादी थी। जरूरत पड़ने पर पुनर्विवाह भी कर सकती थीं। ऋग्वेद में तो अपाला, घोषा, लोपमुद्रा, विश्ववारा जैसी कई विद्वान महिलाओं के नाम भी मिलते हैं। ये दिखाता है कि वो समाज में काफी सक्रिय थीं। तो मतलब बाल विवाह या सती प्रथा जैसी चीजें नहीं थी उस वक्त? नहीं, स्रोत के हिसाब से देखें तो इस काल में न बाल विवाह था, न सती प्रथा, न पर्दा प्रथा। ये सब कुरीतियां नहीं थी। हाँ, अनुलोम प्रतिलोम विवाहों का जिक्र जरूर मिलता है, जो दिखाता है कि समाज में थोड़ी गतिशीलता थी।
समाज और महिलाओं की स्थिति तो काफी प्रगतिशील सी लगती है उस जमाने के हिसाब से। अर्थव्यवस्था कैसी थी? क्या खेती मुख्य आधार था? नहीं, ये भी एक बड़ा फर्क है। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था, खेती नहीं। गाय सबसे जरूरी संपत्ति थी, लेन देन का साधन भी। आप देखिए ना, गविष्टि जैसा शब्द है जिसका मतलब होता है गायों की खोज, वो युद्ध के लिए इस्तेमाल होता था। राजा को गोपति कहते थे, मतलब गायों का स्वामी। तो ये शब्द ही दिखाते हैं कि गाय कितनी सेंट्रल थी उनकी इकोनॉमी में। तो खेती बस नाम मात्र की थी फिर? नहीं, नाम मात्र की नहीं कहेंगे। कृषि का महत्व कम था पर थी। जैसे यव यानी जौ का जिक्र साफ साफ मिलता है, हल का, बुआई का, सिंचाई का भी जिक्र है। पर डिपेंडेंसी ज्यादा पशुचारण पर थी। लेन देन ज्यादातर वस्तु विनिमय से होता था। गाय, घोड़े और एक निष्क का जिक्र आता है, जो शायद सोने का कोई गहना या सिक्के का शुरुआती रूप रहा होगा। और कारीगर भी थे, बढ़ई, रथ बनाने वाले, बुनकर, कुम्हार। पणी नाम के लोग व्यापार करते थे। और कर्ज लेने देने मतलब सूदखोरी, कुसीद, उसके भी संकेत मिलते हैं। ठीक है, अब जरा ऋग्वैदिक काल की राजनीति और धर्म पर आते हैं। क्या बड़े बड़े राजा और साम्राज्य थे इस समय? नहीं, वैसा नहीं था। राजनीतिक ढांचा जो था वो कबीलाई था। सबसे छोटी यूनिट थी कुल यानी परिवार, फिर ग्राम, फिर विश, और सबसे बड़ी थी जन यानी कबीला। कबीले का जो मुखिया होता था उसे राजन या गोप कहते थे। लेकिन उसकी शक्ति असीमित नहीं थी। उस पर अंकुश रखने के लिए सभा, समिति और विधत जैसी संस्थाएं थीं। समिति तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। कहा जाता है कि वो राजा का चुनाव भी कर सकती थी। विधत सबसे पुरानी संस्था मानी जाती थी, जिसमें सैनिक, धार्मिक सब तरह के काम होते थे और महिलाएं भी उसमें भाग लेती थीं। अच्छा, यानी राजा चुना भी जा सकता था और शायद हटाया भी जा सकता था फिर? हाँ, बिल्कुल। राजा का पद वंशानुगत हो सकता था, पर समिति का अप्रूवल जरूरी था और लगता है कि वो हटा भी सकती थी। राजा की मदद के लिए पुरोहित होते थे, सेनानी, ग्राम का मुखिया ग्रामणी, ऐसे कुछ अधिकारी होते थे जिन्हें रत्नेन कहा गया है। और कोई रेगुलर टैक्स सिस्टम नहीं था। लोग अपनी मर्जी से राजा को भाग या भेंट देते थे। तो एक तरह से देखें तो काफी डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था थी। और उनके धार्मिक विश्वास क्या मानते थे? किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक लोग जो थे वो ज्यादातर प्रकृति की जो शक्तियां हैं उन्हीं का मानवीकरण करके पूजा करते थे। वे बहुदेववादी थे, मतलब बहुत से देवता थे, पर कहीं कहीं एक ईश्वर की तरफ झुकाव भी दिखता है। सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे इंद्र, युद्ध के देवता, बारिश के देवता। उन्हें पुरंदर भी कहा गया है, मतलब किलों को तोड़ने वाला। दूसरे नंबर पर थे अग्नि, यज्ञ की अग्नि के देवता। उन्हें देवताओं और मनुष्यों के बीच का मीडिएटर माना जाता था। फिर वरुण थे, जो नैतिक व्यवस्था, जिसे ऋत कहते हैं, उसके संरक्षक थे। सोम एक पौधा था, उसका रस भी और देवता भी। इनके अलावा सूर्य, उषा यानी भोर की देवी, मरुत यानी तूफान के देवता, ऐसे कई देवता थे। तो क्या मंदिर या मूर्ति पूजा वगैरह थी? नहीं, ऋग्वैदिक काल में न मंदिर थे न मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण है। पूजा का तरीका बहुत सीधा साधा था, यज्ञ करना, मंत्र पढ़ना और देवताओं की स्तुति यानी तारीफ करना। ऋत का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था, मतलब एक कॉस्मिक ऑर्डर, नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था। पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत के भी शुरुआती बीज दिखते हैं, पर ये विचार बाद में जाकर ज्यादा विकसित हुए। और ये सारा ज्ञान, वेद वगैरह, ये अगली पीढ़ी तक पहुंचता कैसे था? लिखा तो जाता नहीं था शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षा पूरी तरह मौखिक थी। गुरु शिष्य परंपरा थी। गुरुकुलों में ज्ञान दिया जाता था, वेदों को रटा जाता था, कंठस्थ किया जाता था। इसीलिए तो वेदों को श्रुति भी कहते हैं, मतलब सुना हुआ। और जैसा हमने बात की, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार था। विषय क्या थे? वेद, व्याकरण, गणित, नीति शास्त्र, ये सब पढ़ाए जाते थे। मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी था। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व। स्रोत बताते हैं कि इस दौरान तो भाई बड़े बदलाव आए। सबसे मुख्य क्या था? हाँ, यहाँ काफी बड़े बदलाव आए। सबसे बड़ा बदलाव तो था भौगोलिक विस्तार और उसके साथ जीवन शैली में परिवर्तन। आर्य लोग अब सिर्फ पश्चिमोत्तर में नहीं रहे, बल्कि पूरब की तरफ बढ़े। गंगा यमुना का जो उपजाऊ मैदान है, दोआब, फिर अवध, बिहार, यहाँ तक फैल गए।
कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, विदेह, मगध ये नए और ज्यादा शक्तिशाली केंद्र बन गए। और इस फैलाव में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई लोहे ने, जिसे वो कृष्ण अयस या श्याम अयस कहते थे। अच्छा, लोहा आ गया था इस समय तक। हाँ, लोहे के हथियार बने तो जंगल साफ करना, युद्ध करना आसान हुआ और लोहे के फाल वाले हल से गहरी जुताई होने लगी। इससे खेती बहुत बढ़ गई और लोग स्थायी रूप से बसने लगे। अब आर्यावर्त यानी उत्तरी भारत, मध्य देश जैसे भौगोलिक क्षेत्रों का साफ साफ जिक्र मिलने लगता है। तो जाहिर है बड़ा इलाका, स्थायी जीवन, बेहतर खेती, इसका सीधा असर राजनीति पर पड़ा होगा। वो जो कबीलाई व्यवस्था थी उसका क्या हुआ? बिल्कुल, राजनीति पूरी तरह बदल गई। वो जो छोटे छोटे कबीले थे, वो मिलकर अब बड़े क्षेत्रीय राज्य बनाने लगे, जिन्हें जनपद कहा गया। और फिर राष्ट्र की अवधारणा भी उभरी। राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई। अब वो सिर्फ कबीले का मुखिया नहीं था, बल्कि एक बड़े इलाके का शासक था। राजा का पद भी अब लगभग पूरी तरह वंशानुगत हो गया और उससे दैवीय वैधता मिलने लगी। मतलब माना जाने लगा कि राजा में देवताओं का अंश है। राजा अपनी ताकत और शान दिखाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध यज्ञ, ये बहुत विशाल और खर्चीले होते थे। और वो सभा समिति? हाँ, वो जो पुरानी संस्थाएं थीं, सभा और समिति, उनका महत्व बहुत कम हो गया। राजा पर उनका अंकुश ढीला पड़ गया और उनमें अब महिलाओं की भागीदारी भी खत्म हो गई। इसी दौर में आगे चलकर वो 16 महाजनपदों के बनने की नींव पड़ी। प्रशासन भी पहले से ज्यादा जटिल हो गया। रत्निन यानी अधिकारियों की संख्या बढ़ गई, उनकी भूमिकाएं बढ़ गईं। और समाज, क्या वो लचीलापन बचा रहा जिसकी बात हमने ऋग्वैदिक काल के लिए की थी? नहीं। यहीं पर सबसे बड़ा और शायद कहें तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बदलाव आया। वर्ण व्यवस्था अब बहुत ज्यादा कठोर हो गई और जन्म पर आधारित हो गई। समाज में एक स्पष्ट हायरार्की, एक ऊंच नीच का क्रम बन गया। ब्राह्मणों ने शिक्षा और धार्मिक कर्मकांडों पर अपना एकाधिकार जमा लिया और उन्हें समाज में सबसे ऊंचा स्थान मिल गया। क्षत्रिय शासक और योद्धा वर्ग बन गए। वैश्य खेती, पशुपालन और व्यापार में लगे रहे और शूद्रों का मुख्य काम ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना माना जाने लगा। वर्णों के बीच खान पान और शादी ब्याह पर रोक टोक लगने लगी। गोत्र व्यवस्था भी इसी समय मजबूत हुई। मतलब एक ही पूर्वज के वंशज माने जाने वाले लोगों का समूह जिनके बीच शादी नहीं हो सकती थी। और आश्रम व्यवस्था भी, जीवन के 4 चरण ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये भी इसी काल में विकसित हुई। तो इसका मतलब महिलाओं की स्थिति पर भी बुरा असर पड़ा होगा। हाँ, उनकी स्थिति में साफ तौर पर गिरावट आई। ऋग्वैदिक काल से तुलना करें तो अब उन्हें शिक्षा पाने के अधिकार से, यज्ञों में भाग लेने से, राजनीतिक सभाओं में शामिल होने से, इन सब से वंचित कर दिया गया। संपत्ति पर उनके अधिकार भी बहुत सीमित हो गए। उपनयन संस्कार भी उनके लिए बंद कर दिया गया। समाज में बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा जैसी कुरीतियां बढ़ने लगीं। 8 तरह के विवाहों का जिक्र मिलता है, जिनमें पहले 4 ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य अच्छे माने जाते थे और बाकी 4 असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच बुरे माने जाते थे। ये उस समय के बदलते सामाजिक नजरिए को दिखाता है। और धर्म, उसमें बड़े बदलाव आए होंगे, खासकर यज्ञों के इतने जटिल होने से। बिल्कुल, यज्ञ अब बहुत ज्यादा फैल गए, बहुत जटिल हो गए, बहुत खर्चीले हो गए और पूरी तरह से पुरोहितों यानी ब्राह्मणों पर निर्भर हो गए। उनमें पशु बलि भी बहुत बढ़ गई। ऋग्वैदिक काल के जो मुख्य देवता थे, जैसे इंद्र और अग्नि, उनका महत्व कुछ कम हुआ। उनकी जगह नए देवता ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। त्रिदेव यानी प्रजापति, जिन्हें बाद में ब्रह्मा कहा गया, सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता और रुद्र संहार करने वाले, जो बाद में शिव कहलाए। कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गए, लेकिन हाँ, इसी के साथ साथ दार्शनिक चिंतन भी बहुत गहरा हुआ। कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म, मोक्ष की अवधारणा, ये सब ज्यादा स्पष्ट रूप से विकसित हुई। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है यानी परम सत्य, क्या दोनों एक हैं? ऐसे गूढ़ विचार उपनिषदों के चिंतन का केंद्र बन गए। गृहस्थों के लिए 5 महायज्ञ अनिवार्य माने गए। अच्छा, तो मतलब एक तरफ कर्मकांड बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ इतना गहरा दर्शन भी, ये तो विरोधाभास जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। ये उत्तर वैदिक काल का एक बहुत महत्वपूर्ण विरोधाभास है। एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो यज्ञों और कर्मकांडों पर जोर देते हैं, दूसरी तरफ
आरण्यक और खासकर उपनिषद हैं जिनमें इन बाहरी कर्मकांडों की आलोचना की गई है और ज्ञान मार्ग पर जोर दिया गया है, मतलब आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान पर। और यही जो दार्शनिक मंथन था, इसी ने आगे चलकर जैन और बौद्ध धर्म जैसे नए विचारों के उदय का आधार तैयार किया। जाहिर है अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह बदल गई होगी लोहे और स्थायी खेती की वजह से। निश्चित रूप से कृषि अब अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई। पशुपालन का महत्व उसके मुकाबले कम हो गया। लोहे के हल और कुल्हाड़ी का प्रयोग बढ़ा तो खेती लायक जमीन बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, सिंचाई के तरीके भी बेहतर हुए। जौ के अलावा अब धान यानी चावल, व्रीहि, गेहूं, उड़द, मूंग, तिल, गन्ना ऐसी कई नई फसलें उगाई जाने लगीं। जमीन पर निजी मालिकाना हक की भावना मजबूत हुई। राजा अब बाकायदा टैक्स वसूलने लगे। बलि, भाग, शुल्क जैसे नाम मिलते हैं। व्यापार और कॉमर्स का भी विकास हुआ। वस्तु विनिमय तो था ही, पर उसके साथ साथ निष्क, शतमान, पाद जैसे धातु के टुकड़ों या सिक्कों का प्रयोग भी शुरू हो गया था। धातु का काम, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, इन सब शिल्पों में स्पेशलाइजेशन बढ़ा और इनके आधार पर जातियां भी बनने लगी। व्यापारी, वणिक और साहूकार, कुसीदी जैसे नए वर्ग उभरे और छोटे छोटे नगरों का विकास भी शुरू हो गया था। और शिक्षा व्यवस्था, उस पर क्या असर पड़ा? क्या वो अब भी वैसी ही थी, सबके लिए खुली हुई? शिक्षा अब ज्यादा औपचारिक, ज्यादा संगठित हो गई। गुरुकुल मुख्य केंद्र बने रहे, लेकिन अब एक बड़ा बदलाव आया। उपनयन संस्कार, जो शिक्षा शुरू करने का प्रतीक था, वो अब सिर्फ ऊपर के 3 वर्णों के लिए अनिवार्य रह गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रों को और धीरे धीरे महिलाओं को भी इससे बाहर कर दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि शिक्षा पर ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित हो गया। सिलेबस में वेदों और वेदांगों के साथ साथ दर्शन, तर्कशास्त्र, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद जैसे विषय शामिल हो गए। और इसी काल में बाकी के 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ जैसे शतपथ ब्राह्मण, आरण्यक और मुख्य उपनिषद जैसे छांदोग्य, बृहदारण्यक, कठ, ये सब रचे गए या संकलित हुए। तो अगर हम इन दोनों कालों को, ऋग्वेदिक और उत्तरवैदिक को आमने सामने रखकर देखें तो मुख्य अंतर क्या उभर कर आते हैं? वो कौन सी मोटी मोटी बातें हैं जो बदल गईं? हाँ, अगर बहुत संक्षेप में कहें तो पहला, इलाका सप्त सिंधु से फैलकर गंगा के मैदान तक पहुंच गए। दूसरा, समाज, जो लचीली कर्म पर आधारित व्यवस्था थी, वो कठोर जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था बन गई। तीसरा, राजनीति, कबीलाई मुखिया और जनसभाओं की जगह अब वंशानुगत राजा, बड़े राज्य और जटिल प्रशासन आ गया। चौथा, धर्म, प्रकृति की सरल पूजा से हटकर जटिल यज्ञ होने लगे, नए देवता आ गए और उपनिषदों का गहरा दर्शन भी आया। पांचवां, महिलाएं, उनकी जो सम्मानजनक स्थिति थी, भागीदारी थी, उसमें गिरावट आई, कई पाबंदियां लग गईं। छठा, अर्थव्यवस्था, पशुपालन की जगह कृषि मुख्य हो गई, लोहे का इस्तेमाल होने लगा, व्यापार बढ़ा, नगर उभरने लगे। और सातवां, जीवन शैली, सरल ग्रामीण कबीलाई जीवन से समाज ज्यादा जटिल, स्थायी और ऊंच नीच में बटा हुआ हो गया। तो कुल मिलाकर देखें, ऋग्वैदिक काल तुलना में ज्यादा गतिशील था, लचीला था, शायद ज्यादा बराबरी वाला भी था। उत्तर वैदिक काल में राज्य मजबूत हुआ, समाज ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और हायरार्किकल हुआ, कर्मकांड बढ़े। लेकिन हाँ, उसी दौर में भारतीय दर्शन की सबसे गहरी ऊंचाइयां यानी उपनिषद, वो भी हासिल की गईं। यानी एक काफी जटिल और लगातार बदलती हुई तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी नींव जिस पर भारतीय सभ्यता का इतना बड़ा ढांचा खड़ा हुआ, लेकिन वो नींव खुद भी वक्त के साथ काफी बदलती रही। बिल्कुल, और इसकी विरासत, इसकी लेगेसी आज भी हमारे साथ है। वेद और उनसे जुड़ा जितना भी साहित्य है, वो आज भी हमारे धर्म, दर्शन, भाषा, संस्कृति का आधार है। वर्ण व्यवस्था हो, आश्रम व्यवस्था हो, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, संस्कार, ये सारी अवधारणाएं इसी दौर से निकली हैं, भले ही आज उनके रूप और मायने कितने ही बदल गए हों। ये ग्रंथ हमें हजारों साल पहले हमारे पूर्वज कैसे जीते थे, क्या सोचते थे, क्या उनके संघर्ष थे, उसकी एक झलक देते हैं।
ये वाकई दिखाता है कि बाद की सदियों में जो कुछ भी भारत में हुआ उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी लंबे दौर में, इसी वैदिक काल में मौजूद थीं। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड यानी बाहरी क्रिया और ज्ञान कांड यानी उपनिषदों का आंतरिक बोध, इन दोनों के बीच एक तरह का तनाव या संतुलन बनाने की कोशिश दिखती है। एक तरफ यज्ञों पर जोर है, दूसरी तरफ उपनिषदों में ज्ञान पर। बाहरी आचरण और अंदर की समझ, इन दोनों के बीच तालमेल बिठाने की ये जो चुनौती है, ये शायद आज भी उतनी ही जरूरी है ना? सोचने वाली बात है कि आज के दौर में हम अपनी जिंदगी में बाहरी कर्म और आंतरिक ज्ञान के बीच ये संतुलन कैसे बना सकते हैं।